नमस्ते प्यारे बच्चों। दो बैलों की कथा में पेज नंबर 13। भगना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9, 10, 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वो हीरा और मोती दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मोती बोल रहा है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, तो हीरा उसे बोलता है कि भागना ये कायरता है। आगे मोती बोलता है बंदा तो 9, 10, 11 होता है। रुधिप्रयोग का अर्थ है बच्चों, बंदा तो 9, 10, 11 होता है, तो उसका मतलब होता है भाग जाना। और जो दौड़ाए तो वो बोलता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय ढूंढिए, नहीं तो आज हमारी जान जाने वाली है। फिर दोनों सोचते हैं कि हम दोनों ओर से उसको रगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। दोहरी मार पड़ेगी। वो बोलता है कि हम उसका सामना करेंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मारेगा, पीटेगा। लेकिन बाद में मोती और हीरा दोनों आपस में बात करते हैं कि मेरी और झपटे तुम बगल से उसके, वो बोलता है कि मुझे मारे तो तुम बगल की ओर से उसे पेट से सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है लेकिन दूसरा कोई उपाय हमारे पास है नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों ने सोचा कि हम यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो सांड जानते थे कि वो सांड भी हमें छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वह उनका सामना करने के लिए सोच रहा था। तो जब वो सांड ने हीरा को मारने के लिए किया तो मोती ने उसे बगल से उसके पेट में सींग घुसा दी और वो इतना भागा, बेदम भागा, यानी उसका दम न रहने तक भागा। कौन? वो सांड। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए आगे, तो वो सांड को हराकर, यानी उनकी जीत हुई, ऐसे नशे में झुमरे दोनों रास्ते पे चल रहे थे। दोनों थक गए थे। तो हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। वो मोती कहता है कि उसे तो मार ही डालना था।
तब दोनों को भूख जोर से लगी थी। वो मटर का खेत था, वो खेत में दोनों घुस के खाने के लिए घुसे। वो हीरा ने मना किया, फिर भी मोती ने उसकी न सुनी। मोती ने उसकी न सुनी और वो मटर के खेत में घुस गया। तो 2-4 ग्रास खाए कि वो एक लाठिया लेके एक आदमी आया। तो हीरा तो किनारे पे ही था, वो भाग निकला, लेकिन वो मोती वहाँ का वहाँ ही रह गया। बच्चों आगे पेज नंबर 14। खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौश में बंद कर दिए गए। वो हीरा और मोती दोनों शान के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसके साथ जीत पाकर वो दोनों भाग निकले। उसे भूख जोर से लगी थी तो दोनों एक मटर के खेत में जाके खाने लगे। लेकिन वो हीरा तो किनारे पे था, तो वो वहाँ पे ही था, लेकिन मोती अंदर घुस गया था। तो एक आदमी लाठियाँ लेकर आया तो वो बाहर निकल नहीं पाया। उसे वो मारता था, फिर भी वह अंदर से अंदर, वहाँ वो ज़मीन थी वो पानी वाली थी, कीचड़ था, तो वो उसका पैर उसमें ही घुसे जा रहा था, वो बाहर नहीं निकल पाया। वो हीरा बोल रहा था कि संगी संकट में है, संगी यानी उसका साथी। तो प्रातःकाल होते हुए भी हीरा भी वहीं के वहीं ही रुक गया कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। प्रातःकाल होते ही दोनों कांजी होश में बंद कर दिए। कांजी होश यानी मवेशी खाना, पशुओं को रखने का स्थान। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकती थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती हीरा और मोती दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो वहाँ बहुत सारे जानवर थे, गाय, भैंस, बकरियाँ, कुत्ते, घोड़े, लेकिन किसी के सामने चारा पड़ा हुआ नहीं था। ये कैसा मालिक है। तो वो दोनों सोचते हैं कि उससे तो अच्छा वो गया था कि सूखा भूसा तो देता था। तब दोनों ने गया को याद करने लगे। उसे ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी तो उसने सोचा कि अब तो नहीं रहा जा। तो वो दीवार, वो मिट्टी नमक वाली दीवार वो लोग चाटने लगे, लेकिन उससे तो पेट में तृप्ति नहीं होती। दीवार चाटने से क्या पेट थोड़ा भरा जा सकता है। मोती ने सोचा कि अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो बहुत गुस्से में था। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं।
इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। वो बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि वो दोनों मिट्टी नमक वाली दीवार चाटना शुरू किया, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरा जा सकता। तब मोती ने कहा कि अब कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही होगा, हम दीवार तोड़ डालें। तो वो दोनों ने दीवार तोड़ने की हिम्मत की। वो सोचने लगा कि सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। उन्होंने जोर लगाकर अपनी सींग की वो जो आगे वाली सुई जैसी आती है वो उसे घोंपना शुरू किया। तो ऐसा करने से दीवार में से एक चिप्पड़ यानी थोड़ा सा टुकड़ा गिर पड़ा। आगे 15वां पेज। एक चिप्पड़ निकल गया, उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। वो थोड़ा सा दीवार का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा तो दोनों में साहस बढ़ा। दोनों में हिम्मत आई कि ऐसा करके हम पूरी दीवार तोड़ देंगे। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। और जब वो हीरा अपनी सींग दीवार में घुसा रहा था तब वो कांजी हौस का चौकीदार लालटेन यानी वो लाल बत्ती लेके उसके जानवरों की हाजिरी लेने आया। तब उन्होंने हीरा को देखा कि वो उसका चलाते हुए वो अपनी सींग के सहारे वो दीवार तोड़ने का कर रहा है। तब उन्होंने उसे एक बहुत पिटाई की। फिर मोती उसे कहने लगा, मार पड़ी ना, ऐसा नहीं करता तो नहीं चलता, वैसे भी हम जान से मरने वाले हैं। वो बोलता है जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो जान से हाथ धोना पड़ना यानी मर जाना। तो वो बोलता है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, तो ऐसा करके वो दीवार जो टूट जाए तो यहाँ के कितने जानवरों की जान में जान आ जाएगी, वो यहाँ से भाग निकलेंगे। मोती ने भी, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे को जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। वो दोनों ने जब हीरा और मोती बातें कर रहे थे कि ऐसा करने से हम भले ही इसमें रह जाए, लेकिन वो जो दूसरे जानवर है वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो उसका तो आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। तो मोती ने सोचा कि चल अच्छा है, मैं भी तेरे साथ
तेरी मदद करता हूँ। तो उसने भी अपना जोर लगा के मतलब दोनों हीरा और मोती ने अपनी सींगे के जोर से वो दीवार तोड़ना शुरू किया। तो पहला ऊपर का थोड़ा भाग टूट के गिरा, बाद में आधी दीवार टूट गई। तो दीवार टूट गिरने से वो जो उसमें जानवर थे सभी जानवर वहाँ से एक के बाद एक निकलने लगे, लेकिन वो जो गधे थे वो गधे वहाँ के वहाँ ही खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। वो हीरा ने पूछा गधे से कि आप क्यों नहीं चले जाते, यहाँ ने यहाँ क्यों खड़े हो? बच्चों पेज नंबर 16। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों के साथ एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? दोनों ने इस तरह वो दूसरे जानवरों को तो दीवार तोड़ने के बाद भगा दिए, लेकिन वो दोनों पकड़े गए। दोनों पकड़े जाने के बाद हीरा वहाँ के वहाँ रह गया और मोती, तो हीरा ने कहा कि मोती तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तो कभी शायद किसी दिन ईश्वर की इच्छा होगी तो हम वापस मिलेंगे। तो मोती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले कि तू मुझे इतना स्वार्थी समझता है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा? तू इतनी विपत्ति में, इतनी मुश्किल स्थिति में, फिर भी मैं तुझे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बादे के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी के चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोती रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी हड्डियाँ भी उसकी दिखने लगी थी। दोनों बैलों को बहुत मारा पीटा। भोर होते हुए यानी सुबह होते ही वो मुंशी का चौकीदार आया और अन्य कर्मचारियों में खलबली मची कि वो बैलों कहाँ गए। फिर भी उसकी दोनों की बहुत मरम्मत हुई, दोनों को बहुत मारा और मोटी बड़ी बड़ी रस्सी से दोनों को बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक उसे खाना भी नहीं दिया, सिर्फ पानी दिखा के चले जाते थे। वो पानी के आधार पे दोनों जी रहे थे। वो पूरे सप्ताह तक खाना न मिलने से वो दोनों बैल इतने दुर्बल हो गए थे कि उनकी हड्डियाँ भी दिखने लगी थी। एक दिन बादे के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी यानी चौड़े मुंह वाला एक बाजा। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? बाद में क्या हुआ, वो कांजी हाउस में उसे बंद कर दिया गया था। तो वो कांजी हाउस वाले मालिक ने उन 2 बैलों की नीलामी का आयोजन किया। तो नीलामी करने से वो डुग्गी बजने लगी, यानी एक प्रकार का बाजा।
वो बाजा बजने लगा तब दोपहर तक 50 से 60 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। सब लोग उन्हें एक के बाद देख के चले जाते थे, लेकिन ऐसे दुबले पतले बैलों को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब अपना मुंह फीका करके चले जाते थे। सहसा एक डढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोड़कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। सहसा यानी अचानक एक डढ़ियल यानी दाढ़ी वाला आदमी आया। वह उनकी आंख बहुत लाल थी, उनकी मुद्रा अत्यंत कठोर यानी उनके चेहरा अत्यंत भयानक था। कुल्हों में उंगली गोदकर वो मुंशी जी से बातें करने लगा। अंतर्ज्ञान यानी वो उनका अंदर का ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो समझ गए कि अगर ये हमें यहाँ से लेके जाएगा तो मार ही डालेगा, ऐसा वो उन लोगों अंदर ही अंदर सोचने लगे। उन्हें शंका हुआ, वो दोनों को शंका होने लगी, संदेह होने लगा कि वो अगर ऐसा घटिया इंसान हमें लेके जाएगा, वहाँ जाके हमें मार डालेगा, ऐसा लग रहा है। तो वो उसी विचार से वह कांपने लगे। टटोलना यानी छूकर पटा लगाना। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। हीरा और मोती दोनों बातें कर रहे हैं कि अच्छा होता हम गया के घर से नहीं भागते, वहाँ ही पड़े रहते। तो मोती ने अश्रद्धा से कहा कि भगवान को यही मंजूर होगा, शायद हम मरे या जिए, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं तो हम दोनों पर भी दया करेंगे। वहाँ गया के घर हमने वो लड़की ने बचाया था, तो यहाँ भी हमें कोई ना कोई बचाने वाला आ ही जाएगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। वह दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वह कहता है कि यह आदमी हमारे ऊपर छुरी चलाएगा या हमें मार डालेगा। तो वह कहता है कि इसमें क्या, छुरी चलाएगा तो हम मर जाएंगे, फिर भी हमारे मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में तो आ ही जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। नीलाम यानी वो कांची होश वाले मालिक ने वो डढ़ियल आदमी को दोनों बैलों को बेच दिया। तो दोनों की बोटी काँप रही थी। बोटी काँपना मुहावरे का अर्थ है बच्चों कि अत्यधिक भयभीत होना। वो दोनों उस विचार से ही कि ये शायद हमारे ऊपर चाकू चला के हमें मारने वाला है, तो उस विचार से ही दोनों काँप उठते थे।
तो काँपते काँपते भी वह चल रहे थे, क्योंकि जरा सा भी पैर उचक वहाँ से नहीं आगे बढ़ा था तो वो जोर से उसे फटकारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। रेवड़ यानी झुंड, समूह। सभी जानवर प्रसन्न थे, चीकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। वो बधिक यानी बध करने वाला, जल्लाद। वो दोनों सोच रहे थे कि रास्ते में जब वह डडियल आदमी उसको लेके चला जाता था तब रास्ते में उसे गायों का झुंड मिला यानी समूह। तो वो सब आनंद उत्साह से चल रहे थे। वो दोनों सोचते हैं कि ये कैसे स्वार्थी लोग हैं कि उन्हें हमारी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, हमारे ऊपर उसे दया नहीं आ रही है कि ये दोनों भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। बधिक यानी बध करने वाला, जल्लाद के हाथ में पड़े कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। अचानक दोनों को ऐसा मालूम होने लगा कि यह हमारा परिचित यानी जाना माना रास्ता है। इसी रास्ते से हम गया के घर से गए थे और अब हमें ये जो रास्ते में वही बाग, वही खेत, वही गांव, हर चीज़ें हमें मिलने लगी। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। इस तरह दोनों सोते सोते आगे चलने लगे।